ठीक है जी। तो उससे ये होता है कि जो लंग है वो एक्सपैंड करेंगे, जब वो एक्सपैंड करेंगे तो उनके अंदर स्पेस बनेगी, एयर जो अंदर मौजूद है ऑलरेडी वो स्पेस के हिसाब से कम हो जाएगी। उसको फिलअप करने के लिए बाहर का जो एटमॉस्फेयर जो हमारे एनवायरनमेंट है वहां से एयर विल मूव इनसाइड। और जब वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन खत्म होगी, मसल रिलैक्स करेंगे, तो रिलैक्सेशन जो है ना वो एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें रिलैक्सेशन जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई मसल यूज नहीं होता, वो पैसिव फिनोमेना है। नॉर्मली अगर आप बैठे हुए हैं इस तरह मेरी बात सुन रहे हैं तो सिर्फ इंस्पायरेशन में मसल लग रहे हैं, क्योंकि रिब केज को मूव करना है, आगे लेके जाना है, डायफ्राम में नीचे जाना है, स्पेस बनानी। जैसे ही वो इंस्पायरेशन खत्म होती है, उसका उसका पीरियड खत्म होता है, मसल रिलैक्स होते हैं, तो सब चीजें अपनी जगह पर ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो जब आ जाती हैं तो उसमें कोई मसल यूज नहीं होता। जब वो अपनी जगह पे वापस आती हैं तो जो इंट्राथोरेसिक कैविटी की स्पेस है वो क्या होगी, डेफिनेटली कम हो जाएगी। जब कम होगी तो अंदर एयर का प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, तो डेफिनेटली एयर को बाहर निकालना पड़ेगा। वही 1.5 लीटर पेप्सी की मिसाल दे में रखें कि जब आप उसको पिचकाते हैं अंदर उसका वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ता है, तो एयर मूव करती है। और जैसे उसको हम अगर हम किसी तरीके से उसको खोलें, ढक्कन खोल के भी अगर हम किसी तरीके से उसको खोलें, दोबारा उसको नॉर्मल शेप में लाने की कोशिश करें, तो आप यू विल फील के वो एयर बाहर से अंदर चली जाती है स्पेस खाली जगह को फिल करने के लिए। तो डायफ्राम इज सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व। अब फ्रेनिक क्या होता है? फ्रेनिक कोई बंदा आइडिया दे सकता है व्हाट इज फ्रेनिक? एनीथिंग रिलेटेड टू, एनीथिंग रिलेटेड टू डायफ्राम। आई थिंक डायफ्राम को ग्रीक्स में, कंफर्म नहीं है, तो फ्रेनिक या फेरन कहते हैं, वहां से ये लफ्ज निकला। मतलब ऐसी नर्व, ऐसी नस जो आ तो दिमाग से रही है, लेकिन दिमाग से रही है या हरामगज से निकल रही है, जो डायफ्राम को सप्लाई कर रही है, उसको कहते हैं फ्रेनिक नस। इसकी जो नस होती है जो सिग्नल देती है कि भाई अब कॉन्ट्रैक्ट करो, अब रिलैक्स करो, अब कॉन्ट्रैक्ट करो, अब रिलैक्स करो, वो सिग्नल आते हैं थ्रू फ्रेनिक नर्व। वेरी गुड। आगे आ जाए, अब वही बात आ गई, क्वाइट रेस्टफुल ब्रीदिंग, जैसे आप अभी कर रही हैं, मतलब आराम से मेरा लेक्चर सुन रही है, साथ खामोशी से सांस अब अपना काम कर रहा है, सांस भी ले रहे हैं। ठीक है। तो क्वाइट रेस्टफुल, रेस्टिंग कंडीशन में जो ब्रीदिंग है इज समटाइम कॉल्ड डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग। इसका दूसरा नाम क्या है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर 75% वर्क जो है वो कौन कर रहा है? डायफ्राम। और बाकी 25% कौन कर रहा है? कौन से? वेरी गुड। जो बाकी 25% काम है वो एक्सटर्नल, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था कि इंस्पायरेशन में दो मसल्स काम करते हैं जो क्वाइट रेस्टफुल इंस्पिरेशन है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम। उसमें से अब यहाँ एक चीज वाजे होगी कि डायफ्राम का रोल 75% है, 25% रोल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। ठीक हो गया जी। नाउ असेसरी मसल्स, दो मसल के ग्रुप हमने पढ़ लिए, इंटरकोस्टल और डायफ्राम एंड असेसरी मसल। तो कहता है असेसरी मसल आर यूज्ड व्हेन एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी एफर्ट इज रिक्वायर्ड। तो नाम से ही जाहिर है कि वो दीज आर असेसरी मसल, ऐसे मसल जो असेसरी हैं, ऐसे मसल्स जिनका कोई काम नॉर्मल में नहीं है, एक्स्ट्रा काम है। जिस तरह मैंने आपको मोबाइल की मिसाल दी कि मोबाइल की असेसरी होती है, मोबाइल मेन तो मोबाइल होता है, मोबाइल का काम होता है, आगे असेसरी होती है। तो accessory muscle are used when extra respiratory effort is required। ठीक है। एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी एफर्ट से क्या मुराद है? आपको सीढ़ियां चढ़नी है, आपको दौड़ में हिस्सा लेना है,
आपको एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, आपको गुस्सा आ गया, सांस की रफ्तार आपकी तेज हो गई, ठीक है, वो एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी मसल्स हैं। वो फिर क्या करते हैं कि नॉर्मली जितना रिब केज मेरा मूव कर रहा है बैठे हुए, आपको पता भी नहीं लग रहा, सांस ले रहे हैं, रिब केज मूव कर रहा है, फिर वो क्या करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसल मजीद जोर लगा के रिब केज को मूव करते हैं, रिब केज को बाहर की तरफ एक्सपेंड करते हैं, जिससे अंदर स्पेस के पहले अगर बिल फर्ज 100 ml थी, वो 200 ml बन जाती है। जो बाहर से पहले 100 ml एयर जा रही थी, वो 200 ml एयर जाएगी। ठीक हो गया। तो ये असेसरी मसल जो होते हैं, ये जब हमें एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए होती है रिब केज को, लाइक एक्सरसाइज, लाइक दौड़, मतलब रनिंग है, कोई भी काम स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया आपको, भागना है, देखो सांस फूलना कहते हैं, सांस चढ़ना कहते हैं। जब आप दौड़ते हो तो आप सांस फूल जाता है, क्योंकि वो छाती मजीद मूव करती है, रिब केज मजीद मूव करता है, मजीद अंदर बाहर मूव करता है, ताकि रैपिडली ऑक्सीजन अंदर ले बाहर निकाले, अंदर ले बाहर निकाले। क्योंकि जो आप दौड़ने में मसल यूज कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन को यूज कर रहा है मसल, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब, और ऑक्सीजन यूज कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है बहुत तेजी से, ठीक है, तो उसको हमने उसी तेजी से रिप्लेस भी करना है। उस रिप्लेसमेंट के लिए फिर लंग्स जो है वो मूव करते हैं, ताकि ऑक्सीजन अंदर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जाए। तो असेसरी मसल जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट में इस्तेमाल होते हैं ड्यूरिंग बोथ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। अब फोर्स इंस्पायरेशन, फोर्स इंस्पायरेशन क्या है, मिसाल उसकी, एक मिसाल, आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर जब स्टेथोस्कोप आपकी छाती पे रखता है, कहता है कि बेटा जरा गहरे सांस लो, सांस तो आप ले रही हैं, वो कहता है बेटा जरा गहरे सांस लो, तो दैट इज कॉल्ड एज फोर्स इंस्पिरेशन। आप कहते हैं अच्छा जी, ज्यादा एयर मूव करती है, उसको सुनने में आसानी होती है, एयर जब आए तो वो एयर की मूवमेंट से ही आपकी बीमारी सुन रहा होता है, आपकी बीमारी का अंदाजा लगा रहा होता है, ठीक है। तो क्या होता है, फोर्स इंस्पायरेशन की मिसाल क्या है, जब आप डॉक्टर के पास जाएं तो कहे बेटा जरा गहरे सांस लो, तो आप ऐसे गहरा सांस लेते हैं। या आप भाग दौड़ कर रहे हैं, तो उसमें भी आप देखेंगे आपका सांस गहरा हो जाएगा, तेज हो जाएगा, वो फोर्स इंस्पायरेशन। तो उसमें दो किस्म के मसल मूव कर देते हैं, वन इज स्टर्नो स्टर्नो क्लेडोमेस्टाइस एंड अदर इज केलिन मसल। केलिन मसल, इसके आगे ग्रुप भी होते हैं, लेकिन ये दो मसल का नाम आपने याद रखना है, स्टर्नो क्लेडोमेस्टाइड एंड स्केलिन मसल। स्केलिन मसल यहाँ होते हैं स्कैपुला के रीजन में, नेक के रीजन में, ये एक्स्ट्रा मूव करते हैं, जो है रिप, जो है रिप के, ये गर्दन के लेवल पे होते हैं, आपकी बैक में, ठीक है। गर्दन के सारे नीचे सारे जो है ना, रिप के जो आपका आ रहा है मसलियाँ वहाँ अटैच होते हैं। और स्टर्नोक्लेडोमास्टाइड, ये जो गर्दन के अंदर एक आपको मोटा सा मसल, आप ऐसे करते हैं जब आप सलाम फेरने की कंडीशन में आ जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सलाम फेरते हैं, या कोई बंदा आपको, आप खड़े हैं साइड से आवाज है, आप उसकी तरफ देखते हैं बगैर अपना हिस्सा मूव किए, ये जो आपको लंबा सा एक मसल आपकी जो है इन फ्रंट ऑफ योर जो है नेक वाजिया होता है, इसको कहते हैं स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड। हो गया, ठीक हो गया। अब ठीक है, अब आ जाए फोर्स एक्सपायरेशन। जैसा मैंने पहले कहा कि एक्सपायरेशन जो है, एक्सपायरेशन एक्टिव प्रोसेस नहीं है, दिस इज पैसिव प्रोसेस। इसमें आपकी नॉर्मली अभी आप अगर बैठी सांस ले रही हैं, तो जो आप एक्सपायर कर रही हैं, जो आप एक्सेल कर रही हैं, जो आप हवा बाहर निकाल रही हैं छाती से, वो नॉर्मली एक पैसिव प्रोसेस होता है, इसमें कोई एनर्जी आपकी वेस्ट नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, तो इसमें आपकी एनर्जी लग रही है, ये करना पड़ रहा है, पैसिव खुद ही हो रहा है। तो एक्सपायरेशन नॉर्मल कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में इज अ पैसिव, इसमें किसी किस्म की कोई आप पावर आपकी नहीं लग रही, खुद ही जैसे ही वो मसल जो जिन्होंने इंस्पिरेशन कराई है वो रिलैक्स करते हैं, खुद ही रिब केज वापस अपनी जगह पे आ जाता है, सुपड़ जाता है। लेकिन अगर फोर्स एक्सप्रेशन करनी पड़ रही है, छाती को जल्दी से बंद करना है, जल्दी से सुल जो है, जो है सुकेड़ना है, ताकि अगली इंस्पिरेशन की जा सके, नई ऑक्सीजन ली जा सके, तो उसके लिए फिर मैंने आपको पहले बताया था कि इंटरनल
इंटरकोस्टल मसल्स काम करते हैं और ये मेरे पेट के मसल्स काम करते हैं। जब पेट के मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अकड़ेंगे, सिकुड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो है ये जब सिकुड़ेंगे तो जो मेरी पेट के अंदर जो कंटेंट है, स्टमक है, लिवर है, स्प्लीन है, इसको जगह तो चाहिए। ये फिर डायफ्राम को ऊपर की तरफ धकेलेंगे। जब डायफ्राम ऊपर जाएगा तो इंट्राथोरेसिक स्पेस क्या होगी, कम हो जाएगी। कम होगी तो मीन्स ये एक्सपायरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक होगा जी। आगे आ जाए मूवमेंट ऑफ रिब केज। ये रिब केज की मूवमेंट कैसे होती है, क्यों होती है। और नॉर्मली तो बोन्स मूव नहीं कर सकती, हड्डियां मूव नहीं कर सकती, रिब केज हमारी हड्डियों से मिलकर बना, लेकिन अल्लाह ताला ने इसका निज़ाम ऐसा बनाया है, गॉड ने, द रेस्पिरेटरी मसल्स एक्सपैंड द रिब केज। जो मसल्स मैंने आपको पढ़ाए जिसमें इंटरकोस्टल मसल्स हैं और डायफ्राम है, ये रिब केज को फैलाते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। असल ये अगर ना होती हमारे रिब केज में कोस्टल कार्टिलेज, तो हमारा रिब केज सख्त सख्त होता, मूव कर ही ना सकता। तो अल्लाह ताला ने ये इन फ्रंट, ये छाती के बिल्कुल फ्रंट पे, मैं तस्वीर दिखाऊंगा अभी आपको, कोस्टल कार्टिलेजेस रख दी। ठीक है। तो कोस्टल कार्टिलेजेस जो हैं वो उनकी वजह से ये जो रिब केज है ये मोबाइल होता है, मूव कर सकता है, एक्सपैंड कर सकता है, वापस। द कोस्टल कार्टिलेज परमिट, परमिट का होता है इजाजत देना, मूवमेंट्स बिटवीन स्टर्नम एंड रिब। ठीक है। जो कोस्टल कार्टिलेज हैं वो मूव करती हैं बिटवीन स्टर्नम, क्योंकि ये भी बोन है, हार्ड है, फिक्स है, एंड रिब्स ये भी बोन है, हार्ड है, फिक्स है। तो इनके दरमियान जो मूवमेंट्स है वो रिब के ये कोस्टल कार्टिलेज की वजह से होती है, टू अलाउ लेटरल एंड एंटीरियर एक्सपेंशन। अब लेटरल क्या होती है, ये चीज, ये पॉइंट यहाँ समझ ले, ये मेडिकल टर्म है, लेटरल एंड एंटीरियर, ये आपने समझ लेना है अभी, ताकि आपको पता चल जाए। ये जो मेरा अगला हिस्सा जो आप देख रही हैं, मेरा मुंह आपकी तरफ है, ये जो मेरा हिस्सा है, ये जो आप देख रही हैं, ये मेरा एंटीरियर हिस्सा है। क्या है, ए एंटीरियर। और ये जो मेरा बैक है, जो ब्लैक बोर्ड की तरफ है, ये मेरा पोस्टीरियर हिस्सा है। कौन सा है, posterior। एक मैंने टर्म बताई एंटीरियर, एक पोस्टीरियर, और एक है लेटरल। लेटरल मीन साइड। ये जो मेरे बाजू लगे हुए हैं, ये जो मेरे शोल्डर्स हैं, बाजू लगे हुए हैं, अगर मैं साइडवेज खड़ा हूँ राइट की तरफ, दीवार की तरफ मुंह करके, तो मेरा ये बाजू आपकी तरफ आ जाएगा। क्योंकि जो मेरा ये वाला हिस्सा है ये लेटरल है। ठीक है। मतलब अगर ये मैं आपको फेस कर रहा हूँ, तो ये मेरा इंटीरियर पार्ट है जो आपकी तरफ है, और ये ब्लैक बोर्ड की तरफ मेरी बैक है। मतलब बैक को कहते हैं पोस्टीरियर, फ्रंट को कहते हैं एंटीरियर, और ये जो साइडें हैं इनको कहते हैं लेटरल। तो वो कहता है कि जो रिब केज है वो परमिट, जो रिब केज के अंदर जो कॉस्टल कार्टिलेज है वो, क्योंकि नरम हड्डी होती है, सख्त हड्डी नहीं होती, इसीलिए वो स्टर्नम को और जो है रिब्स को मूव करके क्या होगा, एक्सपेंशन करेंगी। एक्सपेंशन करने से एयर वगैरह अंदर आने का और बाहर निकलने का, ये दिस विल मेक रिब केज अ स्प्रंग स्ट्रक्चर। स्प्रंग होता है उभरा हुआ। ठीक है। जब हम देखें, जब मैं आप मेरे को देखें, मैं सांस अंदर खींच रहा हूं, आप खुद भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं बैठे हुए, कि जब आप सांस खींचते हैं तो छाती आपकी आपको जरा प्रोमिनेंट नजर आती है। ठीक। वो ये कह रहा है कि ड्यूरिंग के जो कॉस्टल कार्टिलेज है वो परमिट करती हैं मूवमेंट्स को बिटवीन स्टर्नम एंड रिब, टू अलाउ लेटरल एंड एंटीरियर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन करने से क्या होता है कि रिब केज जो है वो एक उभरा हुआ स्ट्रक्चर नजर आता है। अब आ जाए साइकिल ऑफ ब्रीदिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइकिल क्या होता है, मैंने पहले बताया था कि किसी भी चीज को जो एक तरीके से शुरू हो और दोबारा उसका एंड वहीं पे हो जहां से शुरू हुई थी, दैट इज कॉल्ड एज साइकिल। जिस तरह
हमने सेल साइकिल पढ़ा कि एक सेल है वो डिवाइड हो गया दो हिस्सों में। अब जब दो सेल बने तो ये दोनों सेल भी आगे डिवाइड हो सकते हैं। अल्टीमेटली ये एक साइकिल हुआ, एक सेल से सेल डिवीजन से शुरू हुआ और सेल डिवीजन पे खत्म हुआ। दैट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। तो साइकिल वो चीज है जो कि साइकिल क्या चीज है जो कि जहां से शुरू हो वहीं पे अल्टीमेटली खत्म हो जाए। दैट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल। ठीक है। तो आपको ग्राफ बनाना था, दैट्स को मुझे रब करना पड़ रहा है। चल, अब हम इसको यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं सेल साइकिल। तो मैंने कहा कि सेल साइकिल कोई भी ऐसी चीज जो कि जहां से शुरू हो वहीं से खत्म हो उसको कहते हैं साइकिल। तो ये ब्रीदिंग भी एक साइकिल है। कैसे? स्टार्टिंग विद इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन हो रही है, चेस्ट एक्सपैंड की, एयर अंदर चली गई, मसल रिलैक्स किए और एयर बाहर चली गई, इसको कहते हैं एक्सपायरेशन। ब्रीफ पीरियड ऑफ पॉज। पॉज क्या होता है? ब्रीफ पीरियड ऑफ पॉज। पॉज होती है कोई भी चीज जहां रुक जाए। हम कहते हैं यार वीडियो पॉज करी सर, उसके ऊपर भी ऑप्शन आई होती है। जब वीडियो चल रही होती है तो वो स्टॉप की या पॉज की ऑप्शन नहीं होता। स्टॉप के इक्वलेंट वर्ड मतलब स्टॉप। वक्फा असल बेहतर जो लफ्ज है इसकी, वक्फा। यार पॉज आ गया, मेरी लाइफ ही एक पॉज आ गया। मतलब मेरी लाइफ बड़ी अच्छी चल रही थी, कोई भी इंसिडेंट होया है, किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई है, फादर की डेथ हो गई है, बड़े भाई की डेथ हो गई है, तो लाइफ रुक जाती है। ठीक है। तो कहते हैं यार नॉर्मली लफ्ज यूज करते हैं, यार मेरी लाइफ में यार पॉज आ गया है। मतलब मेरी लाइफ जो प्रोग्रेस कर रही थी, मैं पढ़ रहा था, आगे जा रहा था, आगे मैंने जॉब लेनी थी, शायद शादी करनी थी, फैमिली फैमिली बनानी थी, ये सारा सब। तो यार मेरी लाइफ में तो पॉज आ गया, मैं अब आगे नहीं जा रहा, प्रोग्रेस नहीं कर रहा। तो वक्फा। तो क्या होता है कि सेल साइकिल क्या है कि आप पहले इंस्पायर करते हैं, फिर इसको आमतौर पर ना हम ग्राफ से समझते हैं। ग्राफ, इंस्पायरेशन, एयर अंदर जा रही है, एक्सपायरेशन बाहर आ रही है, और फिर थोड़ा सा पॉज, फिर नई इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है। इसको कहते हैं सेल सॉरी साइकिल ऑफ ब्रीदिंग। तो वो कहता है कि ये एमसीक्यू मतलब आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एवरेज रेस्पिरेटरी रेट, रेस्पिरेटरी रेट से मुराद है कि एक मिनट में कितनी बार एक आम आदमी या आप लोग बैठे हुए लेक्चर सुन रहे हैं तो नॉर्मली कितनी बार सांस ले रहे हैं? 12 से 15 मिनट। किसी सिग्निफिकेंट है। ठीक है ये बेटा। जो बच्चे होते हैं ज़्यादा उनका रेस्पिरेटरी रेट ज्यादा होता है, नॉर्मली भी ज्यादा ज्यादा होता है। ये बार एडल्ट के मैंने आपको बताया, जो एडल्ट है उनकी एवरेज रेस्पिरेटरी रेट इज 12 to 15 ब्रेथ पर मिनट। ठीक हो गया। 12 से 15 बार हम नॉर्मली सांस लेते हैं। ईच ब्रेथ कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, इंस्पायरेशन, एक्सपिरेशन एंड, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। द प्रिंसिपल ऑफ ब्रीदिंग साइकिल, the breathing depends upon change in the pressure and volume in the, तो ये मैंने बहुत डिटेल से आपको बताया, जो मैंने आपको बोतल की मिसाल भी दी। वो कहता है कि मेन प्रिंसिपल जो है वो चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम है। जब चेस्ट एक्सपैंड करती है, इंट्राथोरेसिक प्रेशर, ये सुन ले बात, जब ये देखें लिखा हुआ, इट फॉलोज अ प्रिंसिपल, अ फिजिकल प्रिंसिपल, मतलब फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर।
कोई भी कंटेनर, कोई भी बर्तन, कोई भी चीज है जो कंटेनर है, उसका जब वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो उसके अंदर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जब प्रेशर डिक्रीज इनसाइड होगा, फिर क्या होगा, जब प्रेशर होगा दोबारा सुनो, द इंक्रीज इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर, जब हम किसी कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो उसके अंदर प्रेशर क्या होगा, डेफिनेटली डिक्रीज हो जाएगा इनसाइड इट। एंड डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इंक्रीज द प्रेशर इनसाइड। मतलब अगर मैं किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम बढ़ा दूं तो प्रेशर अंदर कम हो जाएगा, जब उसका वॉल्यूम कम कर दूं तो प्रेशर बढ़ जाए। ये एयर फ्लोज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। इसका मैंने आपको कई बार मिसाल दी है, एक प्रिंसिपल जेन रख लें, आगे भी इस्तेमाल होगा। हर चीज फ्लो करती है अपने हाई ग्रेडियंट से अपने लो ग्रेडियंट की तरफ। अगर यहां पर एक चीज पड़ी है 12 और यहां पर एक चीज पड़ी है 4 यूनिट्स, ठीक है, तो इट विल मूव फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। मिसाल देता हूँ, मिसाल समझे। ये मेरे घर का पानी का टैंक है, ये भरा हुआ पानी से, इसका कनेक्शन है पाइप के साथ नीचे एक नल के साथ। उस नल के नीचे एक बाल्टी पड़ी है, ठीक है, ये बाल्टी खाली है, ये बाल्टी खाली। अब जब मैं इस नल को खोलूंगा तो यहां तो है 200 ml पानी या 200 लीटर पानी, ठीक है, तो यहां कुछ नहीं। तो दिस वाटर विल मूव थ्रू द नल इनसाइड द बाल्टी। तो यहां पर खाली था, यहां पर वॉल्यूम ज्यादा था। तो हर चीज अपने हाई ग्रेडियंट से, ये ग्रेडियंट डेवलप मतलब हो गया, मतलब डिफरेंस है, ठीक है। तो यहां से पानी बाल्टी में आ गया। तो ये आपने मिसाल जहन में रखनी है जब भी आपने ग्रेडियंट की बात करनी है। द एयर फ्लोज फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लो प्रेशर। जहां भी एयर का प्रेशर ज्यादा होगा वो मूव करेगा बाहर। आप एक छोटा सा गुब्बारा लें, उसमें हवा भर लें, छोटा सा पिन पॉइंट, उसमें ऐसे चुन्नू सा सुराख भी करते हैं तो कैसे एयर रिलीज होती है, क्यों कि बाहर एयर का प्रेशर कम है, अंदर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। तो वो प्रेशर अपने जहां पर ज्यादा है वहां से लोअर वाले एरिया में चला जाता है। एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करता है, ठीक हो गया। चेंजिंग द प्रेशर इनसाइड द लंग, जब हम वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं कम कर रहे हैं, एक्सपेंशन हुई, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हो गया। तो जब अंदर प्रेशर कम हो गया, बाहर प्रेशर ज्यादा है, तो एयर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बस ये है। जैसे ही वो जो है इंस्पिरेशन खत्म हुई, एक्सप्रेशन हुई, अंदर छाती वापस अपनी जगह पे गई, अंदर वॉल्यूम कम हुआ, तो एयर का प्रेशर जो है वो बढ़ा, तो एयर एयर को निकलना है तो वो फिर बाहर निकल। दिस इज द होल थिंग, ये है मेन प्रिंसिपल, ठीक है जी। साइकिल आगे आ गया। इंस्पिरेशन, द साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम एक्सपैंड द थोरक्स। ये मैं बता दिया आपको। ये वही प्रिंसिपल जो मैंने बताया कि पैराइटल जो है प्लूरा जो होता है वो रिब केज के साथ अटैच होता है। दिस पुल्स द विसरल प्लूरा, वो विसरल प्लूरा को पुल करता है आउटवर्ड, जिसकी वजह से लंग्स जो हैं वो एक्सपैंड करते हैं,
अंदर वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है और बाहर से एयर अंदर चली जाती है। ठीक है, ये मैंने ये भी आपको बताया कि इंस्पायरेशन जो होती है ये क्या होता है, एक्टिव प्रोसेस है, एनर्जी लगती है क्योंकि मसल कंट्रैक्ट करते हैं, और ये आमतौर पे रेस्टिंग फेज में 2 सेकंड रहता है इंस्पायरेशन। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर ये आपको बता दूं सर। हाँ, ये एक एक्स्ट्रा चीज समझ लें, वैसे समझ लें, वो ये है कि जब इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम हो रहा है एक्सपेंशन में, जब मैं इंस्पायर कर रहा हूँ और वॉल्यूम बढ़ रहा है एक्सपेंशन की वजह से, प्रेशर कम हो रहा है, तो जिस तरह एयर मूव करती है इस तरह जो हमारी बॉडी का ब्लड है, क्योंकि हमारा हार्ट भी हमारी थोरेसिक कैविटी में पड़ा होता है, हमारी छाती में ही पड़ा होता है, उसके अंदर भी नेगेटिव प्रेशर होता है डेवलप, और वो जो खून ने बॉडी से हार्ट में आना है, ठीक है, वो भी कह लेंगे बढ़ जाता है उसका रिटर्न। ये हम जब हार्ट पढ़ेंगे तब पता लगेगा। बहरहाल फिलहाल ये कर लें आप बात कि ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन के दौरान जो हार्ट के अंदर ब्लड आ रहा है वो भी बढ़ जाता है, और इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी पंप। बस इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, कुछ मैंने बताने की कोशिश की है कि जब छाती के अंदर क्या है, लंग्स हैं और क्या है, हार्ट, ये लंग पड़े और यहाँ सेंटर में हार्ट पड़ा हुआ है। जब ये एक्सपेंड करती है छाती इंस्पायरेशन के जो है दौरान, अंदर जो है प्रेशर कम होता है, नेगेटिव में जाता है, तो जिस तरह बाहर से एयर फिल करने के लिए आती है वैसे जो है ब्लड भी हार्ट के अंदर इसका फ्लो बढ़ जाता है। तो वो जो मतलब जो बॉडी से ब्लड आ रहा है उसका फ्लो बढ़ जाता है। ठीक है, तो कहते हैं रेस्पिरेटरी एक्सपिरेशन। ये मैं आपको जो है बता चुका हूँ कि रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम result in downward and inward movement of rib cage leading to the elastic recoil। elastic recoil से मुराद है, ये वही प्रिंसिपल है, अगर मैं एक रबड़ बैंड को खींचूं, दिस इज एन एक्टिव प्रोसेस, मेरा जोर लग रहा है, लेकिन जैसे ही मैं उसको छोड़ता हूँ वापस मैं अपनी जगह पे मतलब आ जाएगा, मतलब आएगा खुद ही, इसके लिए कोई फोर्स मुझे लगाना नहीं पड़ती। इसी तरह से हमारी रिब केज है, रिकॉइल का मतलब होता है वापस आना अपनी जगह पर, और इलास्टिक एक समझ लेके एक जो है प्रोसेस है। द प्रेशर इनसाइड द लंग्स राइजेस, द हेड ऑफ द राइजेस, जब वॉल्यूम कम होगा प्रेशर बढ़ेगा तो वो एयर को एक्सपेल करेगा बाहर की तरफ। एट द एंड ऑफ एक्सपिरेशन द लंग स्टिल कंटेन सम एयर, कुछ ना कुछ एयर फिर भी होती है हमारे लंग के अंदर। ठीक है, जब एक्सपिरेशन का एंड हो जाता है, ठीक है, जब सारी एयर बाहर निकल जाती है, तो सारी एयर बाहर नहीं निकलती, कुछ ना कुछ एयर अंदर रह जाती है। उसका काम ये होता है कि जो वो एल्वोलाई होते हैं ना, एंड वाला लेवल जो एल्वोलाई, उसको कोलैप्स नहीं होने देती। कोलैप्स मतलब उसको आपस में जोड़ने नहीं देती, कुछ ना कुछ एयर यहाँ रहती है ताकि ये कहीं आपस में जुड़ ना जाए। ठीक है जी, द प्रोसेस इज पैसिव। मैंने आपको बताया कि एक्सपिरेशन जो है, एक्सपायरेशन जो है ये पैसिव है, इसमें कोई किसी के पैसे नहीं लगते, कोई जो है एनर्जी नहीं लगती, और ये 3 सेकंड रहती है। ये एमसीक्यू है सारे। इंस्पायरेशन 2 सेकंड रहती है, इंस्पायरेशन 2 सेकंड रहती है, और एक्सपायरेशन 3 सेकंड। तो आफ्टर एक्सपायरेशन देर इज अ पास, शॉर्ट पीरियड होता है, वक्फा होता है, बिफोर द नेक्स्ट साइकिल बिगिन, अगला साइकिल स्टार्ट। दिस इज द ऑल अबाउट अपना ब्रीदिंग साइकिल। ठीक है जी, अब मैं आपको इसकी कुछ तस्वीरें दिखा देता हूँ। मैडम इसको मैं मिनिमाइज कर दूँ, हो जाएगा। अच्छा चले, ये खोलो ऊपर, और ये स्क्रीन शेयर हो रही है। ये मैंने आपको बताया था कि 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा, डायफ्राम, जी नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसको कहो स्क्रीन पे,
नहीं हो रही? यहाँ यहाँ लो, शेयर करूँ अब? इधर से ये अब हो रही? अच्छा, फायदा तो है। ये बढ़ा गया है, पता नहीं क्या तकलीफ है। अभी लिंक जाने वाला है, नया लिंक होगा, इसलिए मैं कुछ जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ। ये देखें, नजर आ रहा है? यार चला जाता है। ये देखें, ये एक लेटे हुए जो है बंदे की पिक्चर है। एक बंदा लेटा हुआ है और उसके हम डायफ्राम को नीचे से देख रहे हैं। यू कैन सी हेयर, ये डूम शेप होता है, गुंबद नुमा होता है। ये जो दो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जहाँ पे मैं अपना, आ रहे हैं नजर या नहीं? नहीं आ रहा? ये दो, ये एक ये हिस्सा, एक ये हिस्सा, ये दोनों जो हैं इसको कहते हैं हम पूरा। और ये जो आपको ये नजर आ रहा है हड्डी, वाइट, दिस इज स्पाइन, ये रीढ़ की हड्डी है। और डायफ्राम की अटैचमेंट देखें, दो पूरा के साथ रिब केज के साथ अटैच, ठीक है। दूसरा ये इंटरकोस्टल जो, ये फाइव, ये जो आपको वाइट नजर आ रहा है, ये वाइट, ये क्या है? दिस इज सेंट्रल टेंडन, ठीक है। कहा था ना सेंट्रल टेंडन इज वाइट, ये सेंट्रल टेंडन है। और ये मसल फाइबर जो आपको रेड नजर आ रहा है, दे मूव फ्रॉम सेंट्रल टेंडन टू रिब्स। ये देखिए, ये जो रिब्स के साथ अटैच है, आप उनकी डेट डायरेक्शन देखें, ये यहाँ पे देखें, 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 यहाँ पे, रिब केज के साथ अटैच है। और ये दो है क्रूरा, जहाँ से वो वर्टिकल, ठीक है। मैडम लिंक क्रिएट कर लें फिर हम उसको, कैसे क्लोज करें ताकि फिर एक ही मैं लिंक में पढ़ा दूँ। आज ही टाइम लगता है इसीलिए। जी हाँ, आप काम में कम्प्लीट, जी जी एक और मिनट, तीन थी बेसिकली, दो ही पढ़ा जी, सम जी सर। हाँ जी जी।